मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तथागत फाउंडेशन का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम रखा और समाज का इतना डाइवर्स बुद्धिजीवियों को और तमाम तरह के लोगों को आपने बुलाया। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि सभी तरह के लोग एक साथ आए, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं वो एकेडमिक चर्चाएं कर रहे हैं और बाकी के लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक साथ जो आना चाहिए। यहाँ साहित्य के लोग हैं, आर्ट्स के लोग हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस महकमे से लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत आपने ब्रिज बनाया है और सबको इकट्ठा किया है। तो मैं तथागत फाउंडेशन की पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से मैं सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा था कि जब इतने सारे बुद्धिजीवी लोग आपके यहाँ मौजूद हैं तो आपको एक आदमी को उधर से बुला करके 10-12 घंटे की जर्नी करवा के कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान से ज़्यादा एक अवेयरनेस और बाबा साहब का और बुद्ध के मिशन को आगे ले जाने का जो काम चला है वो आपके यहाँ पे चला है। कर्मचारियों का भी सबसे बड़ा अगर कोई मूवमेंट बना है वो आपके यहाँ बना है। आज यहाँ आकर के ये भी लगा कि बुद्धिस्ट महिला आंदोलन भी जो आपने खड़ा किया है वो भी बहुत सुंदर आंदोलन है। तो मैं मनोज जी को मजाक में कह रहा था जब वो मुझे लेने आए और मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बाय प्रोफेशन एनेस्थेटिक हूँ। तो मैंने कहा कि ये बेहोश करने वाले लोग समाज को होश में लाने के काम में क्यों हैं। तो क्योंकि राजस्थान में भी एक एनेस्थेटिक डॉक्टर हैं जो वो इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं। अब्बास भाई को ईद मुबारक, बहुत अच्छा उन्होंने संचालन किया और आप सब लोगों को पुनः बहुत जय भीम और नमो बुद्धाय। सदावर्ती जी ने मुझे कहा कि आपको फूले पर बात करनी है और सदावर्ती जी ने मुझे इस संकट में डाल दिया कि उन्होंने फूले पर बात कर ली। तो आप सोच सकते हैं कि ये अब जो बात होगी वो जो तैयारी है वो तो कुछ और है और बात जो होगी अब ऐसे ही होगी। तो माफ करें आप उस सब चीजों के लिए। ज्योतिबा फूले या किसी भी बहुजन महापुरुष या महास्त्री की जीवनी का पाठ हम करें मंच पे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं। और अब जो जमाना है वो इंटरनेट नहीं बल्कि एआई का जमाना है और वहाँ सारी सूचनाएं एक क्लिक पर मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि अब सूचनाओं के विश्लेषण की जरूरत है और कैसे उन सूचनाओं के आधार पे हम समाज के नवनिर्माण की तरफ जा सकते हैं उसकी बात करने की जरूरत है। क्योंकि फूले की बात करते हुए ये तो सब लोग कहते हैं कि फूले बाबा साहब के एक गुरु थे और उन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम किया, लेकिन एक्चुअली फुलेवाद क्या है ये इस पर चर्चा कम है। क्योंकि हम बाबा साहब की बात तो करते हैं, अम्बेडकरवाद की भी बात करते हैं, लेकिन फुले का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है शिक्षा के अलावा भी और किस तरह की चीजें उन्होंने की। आज के दौर में हम फुले से हमारे समाज को कैसे प्रासंगिक बना सकते हैं और कैसे आगे ले जा सकते हैं, मुझे लगता है कि उस पर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं ये एक जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 1857 में भारत में पहला गदर विप्लव या क्रांति की बात कही जाती है, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि 1857 से बहुत पहले 1849 में फुले ने सामाजिक परिवर्तन की क्रांति इस देश में कर दी थी जब उन्होंने शनिवार वाड़ा में स्कूल खोला। और आज स्कूल खोलना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब महिलाओं को पढ़ाना पाप समझा जाता हो तब वो काम करना एक तरीके से सारे धर्म और धार्मिक ग्रंथों को नकारने का काम था। आज हम नहीं कर सकते। आज छोटी सी पोस्ट लिखने के बाद 295 पे लगता है और सीधा आप जेल में जाते हैं।
गुलामगिरी को पढ़ते हुए अब लगता है कि आज अगर फूले होते और गुलामगिरी लिखते तो उनको कितने साल की सजा होती। लेकिन बहुत हिम्मत के साथ उस दौर में और उस जगह पर मुझे लगता है कि ब्राह्मणवाद का अगर कोई गढ़ है जहां से चीजें निकलती थी तो वो तो पुणे ही था, पेशवाई का सबसे बड़ा गढ़ था। वहां पर उनसे सीधा टकराने का जो साहस किया वो फुले ने किया। और एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी कि फुले केवल आलोचना नहीं कर रहे थे, फुले साथ ही साथ में एक वैकल्पिक समाज का निर्माण भी कर रहे थे। अगर उन्होंने कहा कि अपने संस्कारों में पंडित नहीं आना चाहिए तो कैसी शादी होनी चाहिए वो भी उन्होंने करके दिखाई। तो ऐसा नहीं कि बस केवल मंच पे जा करके आप गाली दे दो और समाज को भ्रम में छोड़ दो, बल्कि साथ का साथ एक विकल्प भी देना और एक रास्ता भी देना, वो फुले पूरे समय करते रहे। सत्यशोधक समाज उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सत्यशोधक समाज के जो संकल्प है वो सबसे बढ़िया तरीके से उन्होंने चीजें की। दूसरा, संस्थानों का जो निर्माण किया, चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जो काम किया, चाहे स्कूल खोलने का काम हो, चाहे विधवा जो महिलाएं थी जो गर्भवती हो जाती थी और उनके बच्चों के लिए जो जगह बनाई फुले ने, वो भी उस जमाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। उन्होंने सारे उत्पीड़ित जितनी भी अस्मिताएं थी उनको एकजुट करने का भी काम किया। 1873 में, मतलब 1873 में फुले अमेरिका के ब्लैक्स लोगों के मुक्ति आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। आप सोचिए कि यहां बैठ करके एक व्यक्ति अमेरिका के काले लोगों के मुक्ति संग्राम का कर, और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि शूद्रों को, अछूतों को, महिलाओं को एक साथ आना है। और हमें उनके कार्य को भी देखेंगे, अगर कार्य की रणनीति आप देखेंगे तो फुले के सहयोगी कौन है। स्टॉकिस्ट मिशन में वो पढ़ते हैं, ईसाई मिशनरियों से वो एक तरीके से प्रेरणा लेते हैं, और जब स्कूल खोलते हैं तो स्कूल के लिए जमीन कौन देता है, जगह कौन देता है, मदद कौन करते हैं, फातिमा शेख और उनके भाई। तो आप इस चीज से भी देखिए कि किस तरीके से उन्होंने तमाम उत्पीड़ित जितनी भी अस्मिताएं थी उनको एकजुट करने का काम किया। क्या आज हमारा आंदोलन वो कर सकता है? मुझे लगता है कि आज का आंदोलन केवल खारिज करने में लगा हुआ है। हम एक कैंसिलेशन के कल्चर में हम सबको गाली दे रहे हैं, तुमको भी, इनको भी, उनको भी। हमारे साथ कौन आएगा? तो हमें एक साथ अगर इकट्ठा लाना है लोगों को, और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर आपने वो किया। हयात अब्बास जी भी है, डॉक्टर विवेक सिंह देवेंद्र धाकड़ जी भी हैं, तो ओबीसी समाज को भी आप लाए, मुस्लिम समाज को भी लाए, महिलाएं जिस तरीके से आज यहाँ प्रमुखता से हैं। हमें इन सारे लोगों को, सारे समुदायों को इकट्ठा करके ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम अकेले ही लड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम उस दिशा में कुछ कर पाएंगे। समाज के साथी भी है डॉक्टर मीदर प्रभाकर, सवर्ण समाज के भी एक साथी मीदर प्रभाकर। हाँ, और मुझे लगता है कि ये चीज भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको कह देना चाहिए। बाबा साहब हो चाहे फुले हो, उनके आंदोलन में प्रगतिशील सवर्ण लोगों का जो भूमिका है उसको भी हमें देखना चाहिए। जब महाड़ में मनुस्मृति झलाई गई तो बाबा साहब की सहमति से बाबा साहब वहां खड़े थे। बाबा साहब ने तो न तो किताब फाड़ी और न ही उसको उसमें आग में डाला। ये काम किसने किया? ये काम पंडित जीएन सहस्त्रबुद्धे ने किया, और वो ब्राह्मण थे। और बाद में सहस्त्रबुद्धे को बाबा साहब ने अपने अखबार जनता का संपादक बनाया और वो जीवन भर उनके साथ रहे। तो आप देखेंगे कि बाबा साहब के साथ चित्रे, अत्रे, सहस्त्रबुद्धे और उनकी जो दूसरी पत्नी सविता ताई थी वो भी। तो सवर्ण भी हम दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे अगर वो प्रगतिशील विचारों के साथ समाज में बदलाव के काम में आएंगे। और ये काम सदैव हुआ है। बुद्ध की अगर क्रांति हुई तो बुद्ध के साथ जो सबसे पंचवज्ञीय पहले जो लोग थे वो कौन थे? पांचों के पांचों कौन थे? या जो धम्म के सेनापति कहे जाते हैं मोगल्यायन और सारिपुत्र, वो कौन थे? तो जाति के आधार पे हम जज करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम जाति देख के चीजें कर रहे हैं तो ये रिवर्स किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है, और वो मुझे लगता है कि वो हमारे आंदोलन को मजबूत नहीं करेगा बल्कि कमजोर करेगा। इसलिए सबका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बात यह है कि जो समतामूलक समाज बनाना है उसमें अगर सब कोई आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर कोई इस आंदोलन को कब्जा करने के लिए आ रहे हैं तब सावधानी जरूर रखिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही चीजें करते हुए मुझे लगता है कि आगे हम जाएं। मैं सोचता हूं कि मैं ज्यादा नहीं, बस एक आध मिनट और कहता हूं। जो वैकल्पिक समाज रचना की काम फुले ने किया, वो बलिराजा का उत्सव मनाने की बात हो, शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का बात हो, शिवाजी महाराज की समाधि का पुनरुद्धार करने का काम हो, उन्होंने उस वक्त में जो मंगल गाथाएं लिखी, शादी के तरीके क्या हो सकते हैं वो चीज लिखी, और पूजा की विधि क्या हो सकती है ये भी फुले ने उस समय लिखा। उनको मालूम था कि समाज को हिला देने मात्र से काम नहीं चलेगा, जब समाज हिल जाएगा तो वो विकल्प ढूंढेगा, और उन्होंने बिल्कुल उसके साथ साथ काम किया। तो फुले अंबेडकरी आंदोलन का ये दायित्व है कि हम अगर किसी भी स्थापित चीज को चैलेंज कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं तो साथ का साथ नया कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। और फुले तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ही चलाते थे तो उनको तो कंस्ट्रक्शन का अच्छा वो आइडिया भी रहा है। मैं सोचता हूं कि एक बौद्धिक संपदा का निर्माण का जो काम किया फुले ने, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम कई बार बोलते बहुत हैं, लिखने में चूक जाते हैं। आप सोचिए कि अगर फुले लिखते नहीं, बाबा साहब लिखते नहीं, तो बोला हुआ उस समय तो आज की तरह आर्काइव भी नहीं मिलता हमको। आज तो कुछ चीजें फिर भी वीडियो हो रहा है, कई चीजें हो रही है। तो जितने भी लोग यहाँ हैं, मेरा निवेदन है कि अपनी कहानी लिखें, अपने संघर्ष की कहानी लिखें, पर जरूर लिखें। लाखों किताबें लिखी जानी है हमको, तब जाकर के समाज में एक पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनेगी। नहीं है तो फिर क्या होगा? जैसे हमने अपने इलाके में पहली अंबेडकर जयंती जब मनाई तो सड़क पे निकले तो हमारे पास क्या गाना गाना चाहिए वो ही नहीं था। तो उसके रघुपति राघव राजा राम गाया जा रहा और रैली निकल रही है, क्योंकि गीत ही नहीं है तो कहां से आप करेंगे? तो गीत बनने पड़ेंगे, नाटक बनने पड़ेंगे। सुरेखा जी बैठी हैं, ध्रुपद में चीजें होनी पड़ेंगी। अभी मैं औरंगाबाद गया, उन्होंने बुद्ध की वो जो कथा है हंस वाली, वो कथा पे कथक का इतना सुंदर डांस किया उन्होंने, तो मेरा दिल इतना अच्छा वो हो गया कि आप कल्चरली बहुत चीजें पहुंचा सकते हैं। एक गीत, एक नाटक, एक नारा जो चीज पहुंचा सकता है वो हम जैसे भाषणबाज लोग नहीं पहुंचा सकते। हम दिल को उतना टच नहीं करते हैं। वो ठीक है, अब आप मेरा सम्मान रखने के लिए बैठे भी हुए हैं और आप नहीं जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे अभी कोई गा रहा होता तो उसका एक अलग चीज है, उसका एक अलग असर है। तो हमें कल्चरली, इंटेलेक्चुअली भी बहुत ही मजबूत होने की जरूरत है। हम गाली देते रहे कि मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन जब मीडिया में लोग बुलाए जाते हैं तो हमारे लोग ही नहीं है। कई सारे अंग्रेजी के अखबार, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज बाकायदा आजकल विज्ञापन करते हैं कि दलित कम्युनिटियों से हमको मीडिया पर्सन चाहिए, मिलता ही नहीं है। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम जा ही नहीं रहे। हम ले दे के छोटी नौकरियों में और इन सारी चीजों में जा रहे हैं, लेकिन और जितने भी क्षेत्र हैं, मुझे लगता है कि उन सारे क्षेत्रों में हमें जाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम कुछ चीजें कर पाएंगे। नहीं तो नौकरियों की हालत तो कैसी हो गई है, उस सारी चीज को तो आप सब लोग जानते हैं। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि फुले ने बलिराजा उत्सव जब शुरू किया तो उन्होंने एक बलिस्तान की कल्पना की। जैसे हिंदुस्तान है, जैसे बाकी चीजें, वैसे उन्होंने सोचा कि बलिस्तान होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? आपने वो सुना भी होगा कि अला बला जाए बली करा जाए, मतलब सब तरह की जो बुराइयां हैं, गलत चीजें हैं, वो खत्म हो और बली का राज आए। ये बली का राज क्या है? ये कबीर जब कहते हैं कि कबीरा बासी हम उस देश के जहां जाति वरण कुल ना है। कबीर जिस देश की कल्पना कर रहे हैं जहां जाति वरण कुल कुछ भी नहीं है, या संत रविदास ये कह रहे हैं कि बेगमपुरा चाहिए जहां किसी प्रकार का दुख नहीं हो, और जिसका मैनिफेस्टो ये है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा कोई ना हो, सभी रहे प्रसन्न। ये जो हैप्पीनेस की बात है, ये राइट टू फूड की बात है, ये सबको अधिकार देने की बात है, ये कहीं दुख नहीं होने की जो बात है, यही बली के राज की भी बात है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ स्थापित की, जो
एक लोकतांत्रिक भारत बनाया, और जिसकी बात मनोहर राज्य जी ने बात करते हुए भी कही कि क्या थ्रेट है आइडिया ऑफ इंडिया पर, और एक सेक्युलर कंट्री को थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की दिशा में जा रहा है देश। और जिस दिन ये धार्मिक राष्ट्र राज्य बनेगा, आप मान के चलिए कि उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय नहीं होगा। उसमें वर्ण व्यवस्था होगी, उसमें ऊंच नीच होगा, उसमें स्त्री पुरुष समान नहीं हो सकते हैं। उस खतरे को हमें पहचानना है। आज अगर सड़क पे खड़े होकर के लोग कह रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिए ताकि हम संविधान को बदल दें, संविधान जिस दिन बदल जाएगा उस दिन हमारी औकात क्या है? आज अगर एट्रोसिटी एक्ट अकेला हटा दिया जाए, यहां बैठे हुए हम तमाम लोग सुबह से शाम तक 12 घंटे में 25 बार अपमानित होंगे और हमारी पिटाई होगी। कोई कुछ हमारे को रक्षा करने वाला नहीं है। एक कानून हट जाने से यह हो सकता है, संविधान हट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? एक अकेले आदमी ने हमको जो दिया, आज हम लाखों की तादाद में लोग होकर के उसको नहीं बचा पा रहे हैं। ये हमारे आंदोलन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मित्रों, सोचे हम सब लोग मिलकर के साथ चलें और एक ऐसा देश जो बंधुत्व पे आधारित है, सब लोगों के लिए समानता पर आधारित है, उसको बचाने की दिशा में हम काम करें। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बात करने का। धन्यवाद इकबाल जी। हमारे साथी चाहते हैं कि आपसे कुछ प्रश्न करें ताकि आपके होने का लाभ जो है हमको मिल सके। मैं छोटा सा प्रश्न करके आगे बढ़ जाता हूँ ताकि दूसरे लोग सवाल कर सकें आपसे। जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, मैं अक्सर सोचता हूँ कि बहुजन वर्ग में इतने सारे बुद्धिजीवी, विचारक, सारे लोग मौजूद हैं और बड़ी लगन के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उसका कोई मासेस पे बड़ा इम्पैक्ट दिखता नहीं है, सिवाय कभी रिजर्वेशन वगैरह के खिलाफ कोई आंदोलन हो तो उसमें जुड़ जाना अलग बात है। लेकिन मासेस में प्रैक्टिकली जो आपकी बात पहुँचनी चाहिए वो कभी मुझे होते हुए दिखता नहीं है। मुझे आपके यहाँ या हमारे यहाँ का जो आखिरी आदमी है वो उस तरफ खड़ा हुआ नज़र आता है, प्रैक्टिकली फॉर ऑल द पर्पसेस, और प्रैक्टिकली फॉर ऑल द पर्पसेस वो आपके साथ नहीं है, ना आप उस तक पहुँच पाते हैं या हम उस तक पहुँच पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास है या जो लीड करने वाला क्लास है उसकी अप्रोच में कमी है, और कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? धन्यवाद, आपने एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न पूछा। पहली बात तो ये है अब्बास साहब कि ये इतना बड़ा गैप नहीं है जितना बड़ा गैप नज़र आता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार 14 अप्रैल पर मैं राजस्थान के 5 जिलों में सुबह 8 बजे से लगा के रात 12 बजे तक कार्यक्रमों में था। मेरे साथ जो लोग सफ़र कर रहे थे उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने जो दृश्य देखा उन 300 किलोमीटर की यात्रा में, तो हर जगह पे हमें ये नजर आया कि केसरिया कलर का मुकाबला अगर कोई कलर के झंडे कर रहे थे तो वो नीले झंडे कर रहे थे, पंसील के झंडे कर। तो बदलाव तो आया है कि झोपड़ी के दरवाजों पे पंसील झंडा पहुंचा है। चाहे लोग अभी बुद्धिज्म को उस तरीके से नहीं जी रहे हैं, लेकिन आपको सड़क पे, चौराहे पे, एयरपोर्ट पे, सब जगह पे लोग गर्व के साथ जय भीम नमो बुद्धाय कहने वाले मिलने लगे हैं। लेकिन अभी भी जो गैप है, और मैंने अपनी बातचीत में भी वो कहा कि जो एकेडमिया में लोग हैं, यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, उनकी क्रांति केवल क्लासरूम में चल रही है। और जो एक्टिविस्ट हैं उनको लगता है कि बस नारे लगा दिए तो भारत बदल गया है। और जो आर्टिस्ट है वो उनको लगता है कि भाई हमने अपना काम कर लिया, अब और क्या भूमिका हम निभा सकते हैं। और पॉलिटिशियन को लगता है कि मैं सिक्योर हो गया, मेरा बेटा सिक्योर हो गया और मेरी बीवी को कुछ मिल गया तो ठीक हो गया। लेकिन अब हमको ये ब्रिज बनाने की जो जरूरत है, हम वो ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं कि हमारा राजनेता हो, हमारा एक्टिविस्ट हो, हमारा डॉक्टर हो, हमारा नरेगा का मजदूर हो, हमारी महिलाएं हो, हमारा एकेडमिक जगत का आदमी हो, जो या हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हम सब जब तक एक सूत्र में एक चीज के साथ नहीं आ जाएंगे या हमारा एक साझा सपना नहीं बन जाएगा। और वो साझा सपना मुझे लगता है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए संगठित होना पड़ेगा। उसके अलावा कोई
चारा नहीं है, नहीं तो लोग रहेंगे उधर, लोग रहेंगे इधर। और दिक्कत ये है कि कल्चरल रिवोल्यूशन नहीं है और वो बौद्धिक चीज नहीं होने की वजह से वो आते तो हैं 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को, लेकिन जब घर लौटते हैं तो फिर से वही धार्मिक नारे हैं, फिर से वही कथाएं हैं, फिर से वही मंदिर हैं, फिर से वही चीजें हैं। तो अभी हमको उस पर काम करना है और वो काम शायद अब जिस तरीके से चल रहा है पूरे देश में वो जरूर सफलता मिलेगी। मेरी समझ से किसी भी धार्मिक पहचान पे जोर लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि देश में जो भी लोग हैं जिन पे एट्रोसिटीज़ होती हैं, जिनको न्याय की बहुत आवश्यकता है, उनके लिए एक लार्जर अलायंस बने। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। डॉक्टर राजे कुछ पूछना चाहते हैं। इस कार्यक्रम की पहले तो रूपरेखा में बता दूं कि पहले एक एक सवाल हम पूछेंगे और फिर ऑडियंस से हम कुछ सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जल्दी समाप्त करें। तो सवाल शायद 3 या 4 ले पाएंगे हम, तो वो रहे। मैं अपना सवाल पूछता हूँ कि किसी भी आंदोलन की जो नियति है, हम देखते हैं कि आगे जाके जमीन पे जो आंदोलन है, जो लोगों के साथ चल रहा है, लेकिन उनके साथ संख्या बल है, विचार कहीं मिसिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंटेलेक्ट क्लास है, बुद्धिजीवी, उनके पास विचार तो है लेकिन लोग नहीं हैं। तो आपके हिसाब से एक आंदोलन का जो स्वरूप हो या विकल्प हो, वो कैसे उभरे और कैसे आगे बात बड़े लेवल पर पहुंचे? मैंने अपनी बातचीत में एक इशारा किया कि इंस्टीट्यूशनलाइज करनी होंगी चीजों को। आप विचारों को जब तक संस्थानों में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक केवल विचार जो है वो चट्टान पर बीज बिखेरने के जैसा है, तो वो उगेगा नहीं, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। तो जो भी आप विचार दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चीजें करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने अपने जीवन में मिलिंद कॉलेज बनाया, सदावर्ते जी वहां के अलमुनाई हैं। 165 एकड़ में इतने सारे कॉलेजेस और वहां से निकले हुए डॉक्टर, वहां से निकले हुए वकील, वहां से निकले हुए इंजीनियर आज देश भर में आपको नजर आते हैं। सिद्धार्थ कॉलेज बनाया, बाबा साहब ने प्रेस स्थापित किया, बाबा साहब ने मैगजीन अखबार चलाया। ये फर्क क्यों आ रहा है कि विचार केवल विचार के रूप में चल रहा है, तो कथनी एक तरफ चल रही है और आंदोलन वाले मुट्ठी बांध के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। उनको लगता है एट्रोसिटी होती है, वहां जाओ, पुलिस से भिड़ जाओ, अखबारों में नाम आ गया, सब कुछ चीजें हो गई, आज ये हो गया, कल फिर दूसरी एट्रोसिटी होगी। आप एक एक घटना का पीछा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा न्याय का भी। आप व्यक्तियों की आलोचना करेंगे, कैसे काम चलेगा? व्यक्ति तो व्यक्ति है, हम सब भी व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति के बजाय हम अगर प्रवृत्तियों की आलोचना करें और एक एक घटना के बजाय अगर हम एक पूरा प्रक्रिया बना सकें, एक सिस्टम बना सकें और विचार और कथनी और करनी के बीच के जो फर्क है उसको हम इकट्ठा कर सकें कि जो व्यक्ति विचार कर रहा है वो नारा भी लगा सकता है और नारा लगाने वाले को भी वैचारिक व्यक्ति होना चाहिए। आपको मल्टीपल चीजों में जाना पड़ेगा। अभी जो ये पूरा सेग्रीगेशन है ये काम नहीं करेगा और इसीलिए फेल हो रहे हैं। और जो विचारधारा आज कहीं पहुंच गई है उसने अपनी विचारधारा का संस्थानीकरण किया है। हमारा तो हाल ये है कि हमको अगर जिनकी आलोचना करनी है उन्हीं समुदायों का होटल किराए पे लेके हमको आलोचना करनी पड़ती है, हमारे पास तो जगह ही नहीं। तो सोचिए ना क्या हो रहा है। आप इतने सारे डॉक्टर्स हैं, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी तो बनाइए ना, इतने सारे हमारे बैंकर्स हैं, बाबा साहब का नाम का एक बैंक तो बनाइए ना, इतने सारे इंजीनियर हैं। कुछ तो एक चीज भी हम देश में बना सकें। हम राजस्थान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगले 5 साल में आपको बाबा साहब के नाम की एक यूनिवर्सिटी बना के देंगे गंगा नगर में और 1000 प्रतिबद्ध साथी उसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसकी दिशा में भी हम थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों सोचिए कि कैसे संस्थानीकरण हो और कैसे विचार को व्यवहार में लाए ताकि ये आंदोलन सफल। मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। भंवर जी, मैं जो आपकी पहचान लोगों में है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि थी कि आप संघ के प्रचारक रहे, उसके बाद आपने संघ को समझा, उनके साथ काम किया, फिर आपने इसको छोड़ा
और प्रतिक्रांति वाली स्थिति में हैं आप। तो ऐसा क्यों है कि हम हमेशा ही रिएक्शनरी ही रहे? मतलब वो जो हमारे सामने वाले जिनको हम अपना विरोधी या दुश्मन समझते हैं, वो एक कोयल पक्षी की तरह है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देता है और कौवा उसको संभाल के रखता है। तो वो जो संघ है, ये संघ शब्द जो है वो तो हमारा है, बुद्ध का संघ है। सब कुछ सिस्टम जो है, सारे तीज त्योहार व्रत जो भी आप पकड़ेंगे, आदिवासियों में, हमारे आदिवासियों में बूढ़ा देव, जो भी आप पकड़ेंगे, उज्जैन जितनी शक्तिपीठ कहते हैं, वो सब तो हमारे ही है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो सारी चीजें सामने वाले ने बुना ली और हम आज उन्हीं के दुश्मन बन गए। हम हर चीज को छोड़ते जा रहे हैं, वो और ग्रास्प करता जा रहा है और ताकतवर होता जा रहा है। तो इससे हम कैसे पार पाते? धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे जब कहा गया कि ये डॉक्टर महंत हैं, तो मुझे लगा कि डॉक्टर हैं कि महंत हैं। बाद में पता चला कि नाम में महंत है। तो शुक्रिया, आपने एक अच्छा सवाल किया। अब यूं मान लीजिए कि मैं एक नकली संघ में था और असली संघ में आया हूं अभी। तो और क्योंकि आप अगर नॉर्थ इंडिया को देखेंगे, और जिसमें भोपाल भी शामिल है, यहाँ हमारे पास खास तौर पे जो टीनेजर बच्चे हैं, उनके पास क्या विकल्प है? अगर वो घर से बाहर निकलते ही जिस पार्क में घूमने जाएंगे, वहां पे एक झंडा लगा हुआ और एक शाखा लग रही है, अगर उसको खेलना है तो उसकी चपेट में आ जाएगा। भाई ये तो कोविड की तरह है ना, तो वायरस है, फैल रहा है, तो उसकी चपेट में आ गए हम लोग भी। और मैं प्रचारक तो नहीं रहा, मैं प्रचारक बनना चाहता था, तो मुझे ये जवाब मिला कि हमें विचारक नहीं चाहिए, हमें प्रचारक चाहिए। तो मैं तो निकल आया उधर से, लेकिन बड़ी संख्या में हमारे लोग आज भी वहाँ हैं। और ये हमें सोचना पड़ेगा कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए लोग वहाँ पर हैं। और ये जो विचार है उधर वाला, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत कॉप्ट करने का उनका वो है कि किसी भी चीज को वो ले लेते हैं और खा जाते हैं। मुझे तो डर है कि वो बाबा साहब को विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु को, बुद्ध को तो 10वां कर ही दिया, अभी थोड़े दिनों बाद में वो बाबा साहब को कर देंगे। भीम चालीसाएं तो लिख दी गई है, ठीक है ना, कई जगहों पे दुग्धाभिषेक कर रहे हैं बाबा साहब का। तो ये जो खतरा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये प्रतिक्रांति नहीं है, एक्चुअल क्रांति है। प्रतिक्रांति तो ये है कि मैं बुद्धिज्म में होता और उधर से जाकर के अभी हिंदू राष्ट्र का एजेंडा पकड़ के आपके सामने आता, तो उसको आप प्रतिक्रांति कहेंगे। ये वास्तविक क्रांति है कि हम अपने घर लौट रहे हैं और हमें अपनी जड़ों को देखना चाहिए। ये जो पूरा ब्राह्मण श्रमण का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को नए सिरे से डिफाइन करते हुए, ये जो मेहनतकश लोगों और लुटेरों का जो संघर्ष है, इसको नए तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। अभी तक हम केवल इतिहास का उत्खनन करने में लगे हुए हैं और उन्हीं के धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए और एक ऐसी कुछ योजना बनानी पड़ेगी, एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा कि हमारा भविष्य आगे क्या है। हम सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वक्ता जो हैं, वो 5000 साल पीछे का तो शुरू करते हैं, लेकिन 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, 50 साल बाद कहाँ होंगे, 500 साल बाद हमारा समाज कहाँ होगा, उसकी रूपरेखा क्यों नहीं है, वो हमें करनी पड़ेगी। आप सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन मंच है जहां मुझे ये कहना चाहिए, आपसे निवेदन करना चाहिए कि क्या हम सारे छोटी मोटी जो हमारे मतभेद हैं, लड़ाइयां हैं, असहमतियां हैं, उनको स्थगित करें कुछ दिनों के लिए और हम इकट्ठा बैठे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें क्या होंगी, उसकी रूपरेखा हम कैसे बना सकते हैं, ये हमें करना पड़ेगा।